अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बिजनेस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि बिजनेस के अंदर अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन हो तो उसको किस तरह से आप टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो अभी मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको डेटा दिया गया कि खुद किसी ने टैक्स की कैलकुलेशन की हुई है, टैक्स रिटर्न तैयार की हुई है और उसके नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो उन पॉइंट्स को देखते हुए क्या वो टैक्स रिटर्न ठीक है, उसका पैटर्न ठीक है, आपको टैक्सेबल इनकम जो है वो कंप्यूट करनी है। ठीक है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ज़रा डिफरेंट नेचर का है। उसको देखते हैं ज़रा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चैप्टर नंबर 16 है खालिद साहब की बुक का। अच्छा जी, ये देखिएगा। मेरी स्क्रीन शेयर है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और मेरी आवाज़ भी क्लियर है। आई थिंक सो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चन है जी 16.5 मार्च 2014 का, ये 2014 का ये क्वेश्चन है और इसकी रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द रिवाइज्ड टैक्सेबल इनकम। ये देखिए, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। ऑफ कमर एंड टैक्स पेएबल बाय और रिफंडेबल टू हिम फॉर टैक्स ईयर 2000 X4। इग्नोर प्रोविजन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज। एसएमई की कहता प्रोविजन को इग्नोर करें। ब्रीफली कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द अबव आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस इन योर टैक्स कंप्यूटेशन। कहता है ये जो एक्सपेंसेस है ना, इसके एडिशनली कमेंट भी करने हैं। तो टोटल मिला के ये क्वेश्चन के मार्क्स बनते हैं 17। तो आपको इसको अलग करना है और इसको अलग करना है, ये दोनों चीज़ों को अलग अलग लेकर हम चलेंगे। सही है, चलते हैं जी अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये एक्सपेंसेस हैं जिसके ऊपर उसने अलग से, इसका डबल ट्रीटमेंट होगा। इसको हमने अपनी टैक्सेबल इनकम में भी देखना है और उसको प्लस हमने कमेंट भी करना है इसके ऊपर। तो देखिएगा कि सबसे पहले कहता है जी, कमर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग and repair of electric motors. His accountant has prepared the following tax computation for this. तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे 2025। सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड मोटर्स है जी, उसके पास रुपीज इन थाउजेंड्स हैं, 45 मिलियन की। ठीक है। लेस कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर। बिल्कुल ठीक है, ये भी उसने सही किया है कि उसको माइनस कर दिया है। इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन सही आ गया। कहते जी लेस टैक्स डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये भी उसने ठीक किया है। फिर कहते जी लेस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस फॉर टैक्स ईयर X3, ये उसने गलत किया है, ये तरतीब उसने खराब की है। इसको इधर होना चाहिए था, यानी डिप्रिसिएशन को बाद में करना था, इसको पहले करना था। ये एक तो गलती उसने यहाँ पर की है। कहता जी बिजनेस इनकम आफ्टर एडजस्टिंग बिजनेस लॉसेस एड इंटरेस्ट इनकम रिसीव फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक 5 लाख की, ये भी गलत है। भाई ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हिस्सा है, तो ये भी उसने गलत किया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये ठीक है, टैक्सेबल इनकम तक वो यहाँ पर पहुंच गया हुआ है। सही है। तो पहली चीज ये है कि उसने यहाँ पर दो गलतियां की हैं। पहली गलती तो ये तरतीब खराब की है इसकी। दूसरा उसने ये किया है कि यहाँ पर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की थी उसको यहाँ डाला हुआ है। तो हम इसको रिवाइज करके ठीक करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, टैक्स लाइबिलिटी उसने कैलकुलेट की है। ऑब्वियसली हम यहाँ पर सेपरेट ब्लॉक भी शामिल है, तो इसको हम रिवाइज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसकी गलती मौजूद है। कहते हैं जी फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ट्रैवल एंड होटल एक्सपेंसेस ऑफ कमर्स विजिट टू मलेशिया फॉर अटेंडिंग अ ट्रेड फेयर। ठीक है, कमर ने
ट्रैवल फेयर किया था खुद, यानी ये उसके पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है, ये उसके पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है, बल्कि उसने बिजनेस के लिए किए हैं, तो ये ठीक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। यानी उसने कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड किए हैं तो ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फॉर कमर रेजिडेंट, ये उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं, इसको हम क्या कर देंगे, उसकी इनकम में ऐड बैक कर देंगे। डैमेजेस पे टू अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर डिलेड सप्लाईज, ठीक है, उसने डैमेजेस पे किए हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई डिले होने की, सेक्शन 21 इसको अलाउ करता है। पेनल्टी सिर्फ वायोलेशन ऑफ द लॉ की नहीं होती, लेकिन ये होंगी, लिहाजा इसको हम, ठीक है, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। डोनेशन टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी उसने गलत किया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड करेंगे और फिर इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट लेंगे, तो इस लाइन का डबल ट्रीटमेंट होगा। सैलरी पे टू बारी हुई कमर ब्रदर, एडवांस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी, इसकी हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि वो जो बारी है वो कौन है, इसको आपको एग्जाम में अजम्पशन लेनी पड़ेगी, उस अजम्पशन के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे कि वो जो बारी है वो कौन है। क्या अगर तो वो बिजनेस के लिए काम कर रहा है तो फिर हम इसको ओके कर देंगे, अगर हम कहेंगे कि ये उसको पर्सनल है तो फिर इसको डिसअलाउ कर देंगे। नॉर्मली हम इसको अलाउ कर देंगे, जान छुड़वाएंगे, यानी इसको हम एड बैक नहीं करेंगे। फाइन पे टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी लॉज, इसको भी एड बैक कर देंगे, क्योंकि सेक्शन 21 कहता है पेनल्टी फॉर द वायोलेशन लॉ इज नॉट अलाउड। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ये पिछले साल की अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, ये भी उसने गलत माइनस की है, इसको सबसे एंड पे करना चाहिए था। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर वो शामिल थी, लिहाजा इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस के बाद करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। आप प्लीज मेरे साथ कॉपीज वगैरह खोल लें और इसके साथ साथ जो है वो क्वेश्चन को मेरे साथ करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें खासकर जो अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन वगैरह है उसको ट्रीट किया गया है, उससे भी आपको समझ आएगी। यानी ये 5 लाख जो अलाउ तो है, लेकिन इसकी जगह गलत है, इसको बाद में हम माइनस करेंगे। ठीक है जी, किताब खोल लें बेशक, मैंने आपके सामने जो है ये विंडो ओपन की हुई है। ये देखिएगा, अब हम इसकी तरतीब ये भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन को टैक्सेबल बिजनेस इनकम से करके सारी चीज़ों को प्लस माइनस कर लें, लेकिन उसको ऊपर नीचे करने से बेहतर है कि हम इसको रीड्राफ्ट कर लें दोबारा से, उन चीज़ों को हम ऊपर वो कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 16.5, आप भी प्लीज़ मेरे साथ कीजिएगा, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? और मार्च 2014 का ये क्वेश्चन है। आई एम ऑडिबल? हेलो? यस सर, क्लियर है बात। अच्छा जी, तो अब हम इसमें उसी तरह उसका नाम लिखेंगे, मिस्टर कमर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल फॉर द टैक्स ईयर, जाहिर बात है जो भी एग्जाम में टैक्स ईयर होगा 2000 X4 है, तो मैं उसको लिख देता हूँ। यहाँ हमारे पास पहले आ जाएगा जी बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम में सबसे पहले आपकी सेल आती है। सेल उसने, आपको याद है कि मैं बहुत कम जो है वो इसको राउंड करता हूँ, तो इसको मैं इसी तरह ही 45 मिलियन ही लिख लेता हूँ, ताकि गलती के चांसेस ना हो। और उसमें वो कहते हैं जी लेस कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल को मैं इनर कॉलम में रखूंगा, इनर कॉलम में इसलिए रखूंगा क्योंकि नीचे इसकी एडजस्टमेंट्स गिवन है।
मोबाइल की स्क्रीन हॉरिजॉन्टल नहीं हो रही, पहले होती थी। एक स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि उनके मोबाइल के ऊपर स्क्रीन वो ऐसे करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो रही। नो सर, तो हो रही है। हाँ जी। हो रही है सर, हो रही है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल उसने बताई है 33 मिलियन की। इसको हम एडजस्ट करेंगे, उसके लिए इसके नीचे जो उसने एक्सपेंसेस दिए थे ना वो हमें सेट करने पड़ेंगे, उसको जरा देखना पड़ेगा। उसने कहा जी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, कमर विजिट टू मलेशिया, मलेशिया, ठीक है, इसको डैश कर देंगे क्योंकि हमने इसको अलाउ किया हुआ है। ठीक है, इसको हम डैश कर देंगे, पहला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फॉर कमर रेजिडेंट, इसको ऐड बैक कर दें, लेस कर देंगे, कमर रेजिडेंस एक्सपेंसेस। अच्छा, कोई बता सकता है कि हम इन इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को तो हम ऐड करते होते हैं, मैं यहाँ लेस क्यों कर रहा हूँ? हम इन इंडिविजुअल एक्सपेंसेस, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये जो इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं वो तो प्रॉफिट में ऐड बैक किए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेस। सर यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ सेल के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कर रहे। जी वेरी गुड, शाबाश। जब हम प्रॉफिट की फिगर को लेते हैं तो इसको हम रिवर्सल एंट्री डालते हैं। अब तो हम अपने एक्सपेंसेस को ठीक करने जा रहे हैं, तो ये एहतियात करनी है, एग्जाम में ये गलती नहीं करनी। अगर आप एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर रहे हो तो फिर आपको जो चीज़ गलत है वो उसको माइनस करना है। लेकिन प्रॉफिट के अंदर क्या होता है कि एक्सपेंसेस चूंकि माइनस हुए तो ऐड बैक करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस के अंदर एक्सपेंसेस ऐड हुए होते हैं इसलिए माइनस कर रहे हैं, यानी इस 33 मिलियन के अंदर 1.5 लाख रुपया पर्सनल एक्सपेंस था जो कि मैंने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। फिर कहता है जी डैमेजेस पे टू डिस्ट्रीब्यूटर, यहां हम लिखेंगे डैमेजेस पेड, तो इसको भी हम आगे डैश कर देंगे क्योंकि इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर आगे कहता है डोनेशन टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लेस कर देंगे क्योंकि डोनेशन के ऊपर तो टैक्स क्रेडिट मिलता है। डोनेशन टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो है जी -3 लाख। फिर उसके बाद कहता है जी आपकी सैलरी पे टू बारी, पे टू बारी, यहां आप लिख दें अज्यूम फॉर बिजनेस, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि मैंने ये assumption ली है, इसको भी डैश कर देंगे। फिर कहता है जी फाइन, हम कर देंगे लेस, फाइन पेड फॉर द वायोलेशन ऑफ लॉ, और वो है जी हमारा 2 लाख। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, क्योंकि इसको बाद में माइनस करना है तो हम करेंगे लेस अन, ये अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को बता सकते हैं क्या होती है? सर वो डिप्रिसिएशन जो पिछले सालों में एडजस्ट नहीं हो पाई वो आगे कैरी फॉरवर्ड होके आ गई। वेरी गुड, शाबाश, उसको हम अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल जो एक्सपेंस था जी वो कितना आ गया, 36। ये हम इसको अंडरलाइन इसको कर देंगे और नीचे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेंगे। ये बात क्लियर होगी जी सबको? यहाँ तक कोई पॉइंट हो तो बता दें। इसके अंदर दो अमाउंट हैं जिसका हमने फर्दर ट्रीटमेंट करना है, इनको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ। दिस वन, यहां तक किसी का कोई बेटा पॉइंट हो तो मेरे से पूछ लें कि इन चीजों का जो ट्रीटमेंट लिया है मैंने। जी, इट्स ओके।
चलिए जी, अब दोबारा इस पे आ जाते हैं। तो उसने यहाँ पर जाके क्या किया कि यहाँ तक हम पहुंच गए, तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट क्या आ गया, हम उसी की कैलकुलेशन की तरह सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया। इसको मैं डबल लाइन से क्लोज कर देता हूँ, ऊपर सिंगल लाइन से ये मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि जनाबे वाली इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन आ गई, और कहते लेस डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर। नहीं, यहाँ पर उसने क्या करना था, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को 3 लाख को माइनस करना था। हम यहाँ पर जाके क्या करेंगे, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, वो है जी 30 लाख के। ठीक है, तो मेरे पास जो फिगर आ गई 10 मिलियन की, ये फिगर आ गई। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी एडजस्ट हो गए। अब यहां से आप क्या करेंगे कि इस साल की डिप्रिसिएशन जो आपको नजर आ रही है 90 लाख की, और अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, दोनों को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक देखिएगा कि यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पड़ी हुई है 8.5 लाख की। अब ये ध्यान कीजिएगा, जरा मेरी बात को सुनिएगा। अब मेरे पास क्या है कि ये वाली डिप्रिसिएशन मेरे पास इस अमाउंट को पड़ी हुई है। बिजनेस के जो करंट ईयर के लॉसेस होते हैं बेटा, वो एडजस्ट हो सकते हैं, वो सेट ऑफ हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि अब हम दूसरा एक ये काम कर सकते हैं, पहले के हम पहले अपनी इस साल की डिप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे यहाँ से, ताकि अगर लॉस हो तो उसको सेट ऑफ किया जा सके। थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है, तो हम करेंगे लेस डिप्रिसिएशन एंड पिछले साल की कितनी थी, 5 लाख अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो आ गई करंट ईयर। करंट ईयर कितनी है जी हमारे पास, 90 लाख की। और प्रीवियस ईयर की कितनी थी, मेरा ख्याल 5 लाख रुपए की थी, वो जो ऊपर, हाँ बिल्कुल 5 लाख की थी। तो प्रीवियस ईयर कह लें या अनएब्जॉर्ब कह लें, वो 5 लाख की थी। ठीक है, तो हमारे पास वो आ गई 9.5 की। एग्री, तो 6.5 लाख रुपए बिजनेस का गेन आ गया, पहली अमाउंट हमारे पास आ गई। यहां तक मुझे ओके करें, फिर मैं आगे चलूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, माइनस प्लस से हटके है ये। जी, इस ओके। बेटा ये बात समझ आ गई सबको? ओके, थैंक यू। अच्छा, अब चलते हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें एक हमारे पास इंटरेस्ट इनकम है, बिल्कुल। इंटरेस्ट इनकम, ये सेपरेट ब्लॉक की इनकम है, 5 लाख। और इसमें दूसरी है अदर्स, वो है 8.5 लाख की। तो हमारी जो इनकम आएगी यहाँ पर, वो 13,50,000 हो गई। तो टोटल इनकम कितनी आ गई, आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 6.5 लाख प्लस 13,50,000। मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, और इसका कलर भी मैं ये ब्लू कर देता हूँ। टोटल इनकम आपके सामने ये आ गई। अब इसमें से लेस कर देंगे ज़कात वगैरह, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो हमारे पास है ही एक ही इनकम, इंटरेस्ट इनकम, उसको हम लेस कर देंगे।
क्योंकि इसके ऊपर अलग टैक्स है वो लगना है। तो हमारे पास जो इनकम आएगी वो आ जाएगी 15 लाख रुपए की। अब इसको मैं डबल लाइन से क्लोज कर देता हूँ और इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए कि ये हमारी पहली फिगर आ गई, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब इसकी टैक्सेशन आएगी। टैक्सेशन में ये क्या है, नॉन सैलरीड केस है। ठीक है जी, नॉन सैलरीड केस में 15 लाख रुपए को देखेंगे कि 15 लाख कहाँ फॉल कर रहा है। तो इसके लिए रेट देख लेते हैं नॉन सैलरीड के। ये टेबल आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये फॉल कर रहा है जी 15 लाख रुपया सेकंड स्लैब के अंदर 90 + 20%। 90,000 +20% of the amount, 1.5 million minus 1.2 मिलियन, शॉर्ट कर लेते हैं इसको। ये टैक्स आ गया। फुल टाइम टीचर नहीं है, फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है, फॉरेन डोनेशन है, तो इसमें हम करेंगे लेस टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। डोनेशन का फॉर्मूला क्या है, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। कितनी है जी, 15 लाख। और डोनेशन कितनी थी इसकी, डोनेशन कितनी थी जी, जो इसने डोनेशन दी हुई है 3 लाख। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख। अब 3 लाख को देखेंगे कि हमारी 3 लाख रुपए की जो अमाउंट है इसके 30% से ज्यादा तो नहीं है। तो 15 लाख इंटू 0.3, 4.5 लाख बनता है। तो उसकी लिमिट के अंदर ही है, तो यहाँ हम लिख देंगे डोनेशन इज विदन लिमिट। और इसका हम यहाँ पर माइनस करेंगे टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख। तो हमारे पास इसको माइनस करने के बाद अमाउंट आ जाएगी दिस वन। और इसमें करेंगे ऐड टैक्स ऑन इंटरेस्ट, यानी जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है वो करेंगे। वो कितनी हमारी इंटरेस्ट इनकम थी, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15%, क्योंकि 50 लाख से कम है ना तो एफटीआर में ही चली जाएगी, सेपरेट ब्लॉक में ही लेकर जा रहे हैं। 5 × 0.15। तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कितनी आ गई, 120 + 75 लेस, इसमें से हम कर देंगे एडवांस टैक्स। वो देखिएगा एडवांस टैक्स हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये उसने एडवांस टैक्स हमें यहाँ दिया हुआ है 50,000। तो हम इसको लिख देंगे टैक्स पेएबल विद रिटर्न। ले जी, ये था हमारा क्वेश्चन। आप बता दें कि कहीं कोई चीज़ में भूल तो नहीं गया। और इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, सॉल्यूशन के साथ। ये था मिस्टर कमर वाला 16.5।
ये देखिएगा जी, आंसर में आंसर हमारा कहीं से गलत हो रहा है। टैक्सेबल इनकम हमारी 15 है, इधर 5 आ रही है। ये देखिएगा गलती क्यों हो रही है। 12 लाख डोनेशन भी कर दी माइनस, फाइन भी हमने ऐड बैक कर दिया, अनएब्जॉर्ब भी ऐड बैक कर दी, इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोनेशन भी ऐड बैक कर दी। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज 40 लाख के, मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज 30 लाख के क्यों लिए, मैंने यहाँ नहीं गलती कर दी। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज जो है पेपर में, मुझे गलत फिगर उठा ली है। आप चुप करके सारे बैठे हुए भाई। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फॉर टैक्स ईयर 3 मिलियन। ओए होए, ये देखो कहता है टोटल बिजनेस लॉस वाज 4 मिलियन। इन्ना लिल्लाह, ये देखें बेटा, ये देखें कहता है चूंकि 3 ऊपर था, 3 ही असल में 4 था, ये गलती की है हमने। अब इसको देख लीजिएगा कि असल में जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे वो 4 के थे। कंप्यूटर शट डाउन हो गया था। जी, ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास जो था वो लॉस ये आ गया था, और 9 और प्रीवियस को हमने जब माइनस किया तो यहाँ पर तो हमारे पास लॉस आ रहा है। खालिद साहब के पास क्या आ रहा है, कहीं गड़बड़ हुई है हमारे से ना। हेलो। हेलो। हेलो।
अच्छा, ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मैं इसलिए इस बात से एग्री नहीं कर रहा कि ये जो लॉस है ना, जो इसके अगेंस्ट एडजस्ट किया गया है, इसके अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस शामिल हैं। ये देखें, तो इसको सेट ऑफ नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, ये देखिएगा। ये मेरे ख्याल में गलत है, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि सेट ऑफ की ऑप्शन जो है वो सिर्फ करंट ईयर लॉसेस के पास होती है। सेट ऑफ की लॉस ऑप्शन किसके पास होती है? करंट ईयर के लॉसेस की होती है। तो ये देखिएगा कि अगर इस साल की हम टैक्सेबल बिजनेस जो है वो लें 13,15, और इसमें से करंट ईयर फॉर द ईयर माइनस करें 13 में से, तो इस साल का तो गेन है। तो ये जो लॉस आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की वजह से ये आ रहा है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में इसको नहीं होना चाहिए। मैं इस सोल्यूशन से जो है वो एग्री नहीं करता, मैं अपने मुताबिक ही इसको करता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया लॉस, और इसको हम लिख देंगे कैरिड फॉरवर्ड, यहाँ पर लिख देंगे कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो बाकी बचेगा वो ये जो टोटल इनकम बचेगी वो ये वाली बचेगी। और 8.5 लाख, 8.5 लाख का हमें टैक्स लेना चाहिए यहाँ पर। और वो 8.5 लाख का टैक्स बनता है 15% ऑफ द अमाउंट, 60,000। आप इस तरह करें प्लीज। जी, तो ये आ गया, डोनेशन आ गई आपके पास, एड इंटरेस्ट आ गया। ये मेरे ख्याल में आंसर है, इसको जरा प्लीज देख लें। आपको मेरी बात की समझ आई जो मैंने कही अभी इस क्वेश्चन के अंदर? आज क्लास में खामोशी है, लगता है बस आप इंजॉय कर रहे हैं। जी, हेलो। आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर, क्लियर है सर। नहीं तो खामोशी बड़ी है। ये बात समझ आई है जो मैंने अभी आपको बताया कि मुझे इससे मैं इससे एग्री नहीं कर रहा, उसकी वजह समझ आ गई है कि क्यों मैंने कहा है कि यहाँ मेरे ख्याल में आंसर इसको कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, और यहाँ पर आंसर 850 ही आना चाहिए। या अपनी किताब में भी इसको ठीक कर लें। बेटा मैंने ये कहा है कि इसके अंदर हमारा जो असल में इस क्वेश्चन के अंदर जो बिजनेस का गेन आ रहा है ना, ये वाला, यानी अगर हम यहाँ पर जाएं तो हमारे पास बिजनेस की इनकम है बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो है 13.5। इस साल की डिप्रिसिएशन बनती है 5 लाख रुपया। तो हमारा यहाँ पर बिजनेस का लॉस नहीं बल्कि बिजनेस का गेन मौजूद है। ठीक है। उसके बाद हमने जब पिछले साल की डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, इस साल की डिप्रिसिएशन और पिछले साल की डिप्रिसिएशन को जब यहाँ से माइनस किया, तो हमारे पास नेगेटिव में फिगर आ गई।
एग्जामिनर ने इसको इसके साथ एडजस्ट किया हुआ है, जबकि ये जो लॉस है ये पिछले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की वजह से आ रहा है, इस साल का लॉस नहीं है। जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं वो सिर्फ बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं, वो सिर्फ करंट ईयर लॉसेस सेट ऑफ होते हैं। अगर बिजनेस में इस साल हमें लॉस होता तो वो सेट ऑफ हो सकता था, पिछले साल का लॉस जो है वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो लिहाजा मैंने कहा कि हमारी ये जो सेपरेट ब्लॉक की इनकम थी वो तो हमने माइनस कर दी, वो तो हमने यहाँ से माइनस कर दी है। तो इसलिए ये वाली टैक्सेबल इनकम एज इट इज आनी चाहिए, जबकि एग्जामिनर के मुताबिक ये 5 लाख रुपए यहाँ आ रहा है, उसने इसके अंदर 3.5 लाख रुपए को एडजस्ट कर दिया गेन के अंदर, जो 8.5 लाख रुपया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का था, जो कि मैं इसे एग्री नहीं करता। इसको इसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होना चाहिए, ये मैंने बात कही है। जी, अब समझ आइए आपको। सर ये एसएमएस नहीं आ रहा है आपको? मुझे जी सर, वो इधर कहते हैं कि वो CFE इज नॉट इन मीटिंग, वो लिखता है CFE इज नॉट इन मीटिंग इन दिस मीटिंग। एडमिटिंग नहीं, वो जो स्टूडेंट आता है ना वो पहले लॉबी में जाता है, उसका नाम देख के मैं फिर इसको ऐड करता हूँ। सर मैं ये कह रहा हूँ, इधर अगर मैं एसएमएस करूँ आपको नहीं आता, वो लिखता है CFE इज नॉट इन दिस मीटिंग, यानी कि आपको पहले हो रहे थे अभी नहीं हो रहे। मैं अब मीटिंग में नहीं हूँ, अब तो आ गया हूँ ना। उस वक्त जब मैं सिस्टम मेरा शट डाउन हो गया था ना, उस वक्त मैं निकला हूँगा। अच्छा अच्छा सर। अभी करेंगे तो आ जाएगा, ये देखे ना मुझे मैसेज आ रहे हैं ये वाले। मेरे से सर नहीं आ रहे। अभी करें ना, ट्राई करें दोबारा। ट्राई कर रहा हूँ सर। वो मैं ये पूछता था, वो 16.6 जो है सी फैब में आया है, उसको हम भी करें या नहीं? नहीं, इसको रहने दें। फिर इसके बाद सारे 16.7 वाला क्वेश्चन ये कर ले। 16.7 वाला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। पहले यहाँ तक क्लियर होगी ये बात। यस सर। चलें आगे चलते सर इसका वो भेज देना है ग्रुप में। हैं। स्क्रीन शॉट। यस सर, वो जो सोल्यूशन आपने बनाया है ना, वो शेयर करना है ग्रुप में। अच्छा ठीक है। थैंक यू सर। 16.6 में ये सी फैब का वैसे इसमें ऐसी कोई चीज़ खास होगी नहीं, अगर देखना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हमारा अपना पहले है वो उसको तो कंप्लीट कर लेना। यस सर, पहले अपना करते हैं। सुल्तान वाला है जी सितंबर, ये वाला कर लिया था हमने। नो सर, नहीं किया था। चले इसमें, अच्छा अब मैं ये करूंगा कि अब मैं क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स आपको रीड करके दूंगा। अब यानी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं एडजस्टमेंट जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा। सितंबर 2014 का क्वेश्चन है, बल्कि एंड पे पहले एक दफा मैं नजर डाल लूं कि एंड से तो कोई क्वेश्चन ही रह गया। रिवर्स की चलाते हैं। ये तो मेरा ख्याल है सलीम और फहीम वाला हमने कर लिया हुआ था, है ना? मार्च 2022 वाला, कि नहीं किया था? लास्ट प्रेम क्वेश्चन कर लिया था। कर लिया था। आकाश कुमार वाला है। मिस्टर MA वाला क्या कामयाब इंजीनियरिंग का, ये भी मेरा ख्याल है कर लिया था। मिस्टर MA वाला सर नहीं किया। मिस्टर A वाला ये सितंबर 2021 का। सर हाँ जी, सर ये वाला 16.20। आपने असाइनमेंट के अंदर दिया था। चलें इसको डिस्कस कर हो गया लेते था हैं। सर, ये आपने असाइनमेंट दिया। ये हो गया था। आपने असाइनमेंट दी थी सर ये। अच्छा, आपने इसको असाइनमेंट में कहा था आपने करना है मुझे ये समझ कर। आ गया। अच्छा कर लिया था आपने। इस इसमें सर सिर्फ एक इशू था कि इसके अंदर जो है उसने चाइना के अंदर अपनी करवाई है
रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन पीछे खालिद साहब ने उसको डिसअलाउ किया हुआ है, जबकि अगर वो पाकिस्तान में होगी तो तभी अलाउ हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है, था सर इसमें। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इसको हमने कन्वर्ट करना होता है। इसके अंदर इसके फेस के ऊपर सेल गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, बिल्कुल ठीक है। एक दफा प्रॉफिट एंड लॉस को उनको पढ़ लिया करें। एडमिन एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, अदर इनकम है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। कहता है जी, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन ऑफ 12 लाख, द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ के इज फिक्स एसेट ऑन 1 जुलाई वर एज फॉलोज। तो यानी हमारा जो टैक्स ईयर है वो कौन सा है? 30 जून है, तो बिल्कुल सही है इसकी। ये है प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है, रिटर्न ऑन वैल्यू। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे, और ये जो टैक्स रिटर्न ऑन डिप्रिसिएशन है इसको माइनस करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, चूंकि ऑलरेडी रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट इसका 15% ले लेंगे, कंप्यूटर का 30% हम ले लेंगे, मोटर व्हीकल 80% फॉर बिजनेस यूज का है, तो इसका हम लेके 15% का 80% हम चार्ज कर लेंगे। अ न्यू कंप्यूटर वाज परचेज ऑन दिस फॉर 150। कंप्यूटर को हमने परचेज किया है। कंप्यूटर अगर नया परचेज किया है तो आप इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस सेक्शन 23 के अंदर इसको एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट समझ सकते हैं। यानी नया प्लांट एंड मशीनरी मशीनरी के अंदर ले जा सकते हैं। तो इसके ऊपर पहले हम 25% इनिशियल अलाउंस लेंगे, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका 15% हम डिप्रिसिएशन भी लेंगे। मोटर व्हीकल विच was purchased on 15/6/X5 at a cost of 1 million was sold for 750 on this. The carrying value of this motor vehicle was equal to sale proceed। कहते हैं जी, मोटर व्हीकल विच was purchased, ये मोटर व्हीकल अब मुझे लग रहा है ये वाली नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन बात ये है कि वो कह रहा है कि ये एसेट ओपनिंग में मौजूद थे, यानी हमारे पास जो 30 लाख के एसेट्स हैं उसके अंदर कहता है विच वाज परचेज ऑन 15/6, तो इसका मतलब ये उसका हिस्सा थी। ठीक है, तो इससे मुराद क्या है कि ये भी 80% यूज हो रही थी, और हमने एक 10 लाख की बेच दी थी। वॉज सोल्ड फॉर एट अ कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन, हमने उसको 1 मिलियन की बाय किया था। तो हम इसकी जो ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू है वो 100% अगर समझें, इसको जरा देख लीजिएगा ध्यान से, तो 30 लाख में से हमें जो 1 मिलियन है वो माइनस कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी वैल्यू के आगे हमारे पास 2 मिलियन, इसका हमें 15% इंटू 80% लेना चाहिए। ठीक है, और इसका जो गेन है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो चीज पार्शली यूज होती है उसका तरीकेकार क्या होता है कि आप उसको लिखते हैं, उसका गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड। ये चीज ऐड करते हैं तो फिर उसका गेन आ जाएगा। ये इसकी कैलकुलेशन करवाई हुई है, तो आप मुझे बता दें कि ये करवा दूं या ठीक है, तो मसला नहीं है, आप कर लेंगे इसे। कर लेंगे सर, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये मोटर व्हीकल पार्शली यूज है। ये कैसे पता चला कि पार्शियल यूज है? क्योंकि उसने ये जो एसेट दिए हैं वो 1 जुलाई X7 को दिए हुए हैं, जबकि उसने कहा कि ये मोटर व्हीकल हमने 15/6 X को खरीदी थी, यानी उससे पहले खरीदी हुई थी हमने। ठीक है ना, तो ये कहाँ से आ रही है? टैक्स ईयर 20X6 से आ रही है, जिसका मतलब ये इसके अंदर शामिल थी। ठीक है ना, तो इसकी हम अलग से गेन या लॉस कैलकुलेट करने के बाद इसको क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, या लॉस है तो माइनस कर देंगे। एन अमाउंट ऑफ 40,000 पे टू फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑन 23/3/8 was advance salary for the month of April. Since he was in urgent need of amount and the bank were closed on this due to the Pakistan, he was paid in
कैश, उसको कैश में सैलरी दे दी गई, जबकि आपको कैश में 32,000 तक पे करने की इजाजत थी। तो लिहाजा इसको क्या कर देंगे, 40,000 रुपये को कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी जो हमारा बिजनेस की प्रॉफिट है उसके अंदर इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो इस एडजस्टमेंट से उसने आपसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाई, इनिशियल अलाउंस उसने आपसे कैलकुलेट करवाया, और गेन उसने कैलकुलेट करवाया। तो यहाँ से आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगी, यहाँ से भी मिल जाएगी, नया कंप्यूटर है, इनिशियल लॉस भी कैलकुलेट होगा, तो यहाँ से गेन या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। कहता है जी, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड expenditure on in-house scientific research related to KI business. It includes salary of 880 paid to scientists, material of 230 used in research, and 700,000 paid to company in China for supporting KI scientific scientist in research work. This expenditure was not recorded as intangible asset and could not provide. ये मेरा ख्याल पॉइंट कहीं मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें से 7 लाख रुपया एड बैक कर देंगे, जो कि चाइना में पेमेंट की गई है। ठीक है, मटेरियल इसमें जो है वो 230 का है, वो भी ठीक है। एन एक्सपेंस ऑफ an expense of 650 paid as an installment toward the purchase price of an industrial plot। बताइएगा जी, इंडस्ट्रियल प्लॉट आपने परचेज किया है, तो उसकी परचेज प्राइस आपने पे की है, ये एक्सपेंस होना चाहिए या नहीं? नो सर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, तो इसको भी क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। परचेज ऑफ गोड्स वर्थ ₹225 फॉर सेक्रीफाइस ऑन ईद उल जुहा, द पेमेंट वाज मेड थ्रू क्रॉस चेक। भाई बकरों का तो कारोबार नहीं आप कर रहे ना, सही है, पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं, इनको भी ऐड बैक कर देंगे। डोनेशन ऑफ 1 मिलियन टू अप्रूव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 40%, तो पहले तो इसको ऐड बैक करें ना, डोनेशन तो आपको अलाउ नहीं होती। 40% of this amount was donated to organizations listed on the second schedule of the income tax ordinance. All donations were made through cross। कहता है जी, इसमें से जो 40% है, तो इसका मतलब ये है कि 4 लाख रुपए का हम बाद में जाके टैक्स क्रेडिट इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। कैसे, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 400,000, देखेंगे वो लिमिट के अंदर है, तो इस पे जाके टैक्स क्रेडिट ले लेंगे। तो 10 लाख रुपए को ऐड कर दिया जाएगा और 4 लाख रुपए का क्रेडिट कैलकुलेट कर लेंगे। एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2 लाख पे टू अ रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ मिस्टर ए एंड हिज डिपेंडेंट, ये भी पर्सनल एक्सपेंडिचर है, ऐड बैक कर दिए जाएंगे। अदर इनकम इंक्लूड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर इनकम है, एन अमाउंट ऑफ 720 रिसीव फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स रिफंड रिलेटेड टू दिस अमाउंट इंक्लूड एडिशनल पेमेंट ऑफ 80,000 ड्यू टू डिलेड इन टैक्स रिफंड। बेटा ये जो टैक्स रिफंड होता है वो आपका इनकम नहीं होती रिफंड, बल्कि ये जो डिलेड होती है ये आपकी सेक्शन 39 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम, चूंकि ये ऐड हुई है, तो हम अपने प्रॉफिट में 720 को दोबारा माइनस कर देंगे और 80,000 को ऐड करेंगे। यानी रिफंड आपकी इनकम नहीं होती, वो जो डिलेड के ऊपर आपको एडिशनल अमाउंट मिलती है ये रिफंड होता है। और आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो शख्स रिटर्न एटीएल से निकल जाएगा उसको ये वाली अमाउंट नहीं मिलेगी। कैपिटल गेन ऑफ 430 एंड 220 ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ मंजिल लिमिटेड, अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, एंड हिम्मत लिमिटेड अ पब्लिक, ये सॉरी ये अनलिस्टेड कंपनी है, और दूसरी ये लिस्टेड कंपनी है। ये 37A की है और ये 37 की है, ये है। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, 430 को भी लेस कर देंगे, क्योंकि ये तो कैपिटल गेन है, ये बिजनेस में घुसा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं एक चीज गलत कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर बेटा ये 720 को माइनस करेंगे और 80,000 को जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके ऐड करेंगे।
मैं ये गलत कह रहा हूँ। यानी बिजनेस के अंदर इसको पहले लेस करेंगे और 80,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके ऐड करेंगे। फिर यहाँ से 250 को माइनस करेंगे दोनों, क्योंकि कैपिटल गेन है। तो फिर जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों अमाउंट को वहां पर जाके ऐड कर देंगे। ठीक है। और फिर सेपरेट ब्लॉक में इसको माइनस करेंगे। ये था जी इसका ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बता दिया है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको चीज नजर आ रही है कि हमारी जो बिजनेस इनकम है ये वाली, अकाउंटेंट ने क्या किया हुआ है इसके अंदर कि इसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को भी ऐड किया हुआ है और कैपिटल गेन को भी ऐड किया हुआ है, जो कि हमने दोनों यहां से लेस करके बनाने हैं। इसके अंदर कुछ उसने एडजस्टमेंट्स डाली हैं, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है। और इसके अंदर उसने कॉस्ट ऑफ सेल में भी कुछ एडजस्टमेंट डाली है, डिप्रिसिएशन भी है। तो हमारा तरीकेकार क्या होगा कि हम क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है उसको लेंगे, उसमें तमाम एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है। प्लस माइनस करने के बाद जब हम बिजनेस इनकम तक आ जाएंगे तो फिर हम इसमें से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये हमारा ये पहला होगा। फिर हम यहाँ पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। फिर हम यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करेंगे, जो कि दोनों अमाउंट इधर घुसी हुई थी, तो उसको हम निकाल के ये हमारी टैक्सेबल इनकम आएगी। ये तरीके का अर्थ है इस क्वेश्चन का। जी। इस ओके। आकाश कुमार वाला कर लिया था हमने। अच्छा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया हमारा। और इसके ऊपर था जी ये वाला, एमए वाला कर लिया था, मिस्टर एमए, मार्च 2021 का। जी सर, हो गया था, ये भी हो गया था। चल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला, ये आपको याद है मैंने लॉसेस में क्वेश्चन करवाया हुआ था, ये वाला। मैंने कहा था 3 क्वेश्चन आपके लॉसेस में थे, एक ये पड़ा हुआ है। 4 क्वेश्चन आप देखें जहां पर फॉरेन सोर्स इनकम है। ये डिस्कस कर लूं आपके साथ? जी सर, कर लिया। चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी। 16.11 में पोर्शन का जी बता देते। कहते हैं जी रूल्स कमेंट। अच्छा, यहाँ पर उसने कमेंट्स मांगे हैं सिर्फ। कमेंट ऑन द अबव टैक्स कंप्यूटेशन फॉर दिस, गिव सजेशन वेयर रिक्वायर्ड, रिवाइज कंप्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये देखें, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर उसने कहा कि आपने रिवाइज कंप्यूटेशन नहीं करनी। आज हमने रिवाइज कंप्यूटेशन भी कर ली है। कहता है जस्ट आपने कमेंट्स देने हैं। कमेंट दे लेते हैं जी। क्या किया उसने? मिस्टर ए हैज कंप्लीटेड हिज एमबीए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन यूएसए। ले जी, मिस्टर ए जो है वो एमबीए कर लिया उसने यूएसए से। यहाँ पर आपका रुझान रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है ये बंदा बाहर से वापस आ रहा हो पिछले 4 साल। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कौन होता है? वो पाकिस्तान का नेशनल हो प्लस पिछले 4 साल पाकिस्तान से बाहर रहे। तो उसको बेनिफिट क्या मिलेगा कि उसकी करंट ईयर प्लस प्रीवियस पिछले साल की इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ही हैड बीन लिविंग देयर सिंस अगस्त 2017। हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? 25। तो वो 17 से वहां पर था। तो अब आप देखिएगा आया कब है, ये हमें देखना पड़ेगा।
एंड केम टू पाकिस्तान ओनली वंस इन 2022 फ्रॉम 10/3/22 से लेके 30/9/2022 तक। 6 माह के लिए वो पाकिस्तान आया था 2022 में, एंड देन वेंट बैक टू यूएसए टू कंप्लीट हिज एमबीए। अब देखिएगा कि क्या ये यहाँ वो 4 सालों में नॉन रेजिडेंट होना चाहिए था, क्या कहीं ये रेजिडेंट तो नहीं हो गया, ये देखिएगा जरा। 10/3/मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 1 2 3 4 5 6 7, लग तो रहा है कि रेजिडेंट हो गया था। मार्च के कितने दिन हो गए जी इसके, ज्यादा ही मेरा ख्याल रेजिडेंट हो गया हुआ था ये। जी, हो गया मेरा ख्याल है 183 डेज उसके 2023 के अंदर कंप्लीट हो गए थे। तो 2023 में वो पाकिस्तान का रेजिडेंट था। हम हैं इस वक्त 2025 में। 2025 में अगर हम हैं तो पिछले 4 सालों तक 24, 23, 22 और 21 में उसको नॉन रेजिडेंट होना चाहिए था। वैसे लॉ ने कोई कंसेक्टिव सालों की बात बताई नहीं हुई। सोल्यूशन देखते हैं फिर हमें इसकी समझ आएगी। ये एक अच्छा पॉइंट है कि लॉ ने कहा पिछले 4 सालों तक वो क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो। तो पिछले 1 साल जो 2023 में ये रेजिडेंट हो गया हुआ था, तो इसकी फॉरेन सोर्स इनकम जो है उसका देखते हैं क्या होता है। एंड देन वेंट बैक टू यूएसए। along with his studies he was also doing a part-time job at restaurant in USA till November 2024। ठीक है। he returned to Pakistan on 1st December 2024 एंड कमेंस अ ट्रेडिंग बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 2025। उसने आके इस साल बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, तो पाकिस्तान का रेजिडेंट हो गया क्योंकि उसने 12 को आया है और 25 उसके बाद हमारे मुल्क में ही रहा। तो इस साल का वो रेजिडेंट हो गया हुआ है। इनकम फ्रॉम सैलरी है जी फॉरेन सोर्स। तो इसका देखना पड़ेगा कि कहीं उसका टैक्स कटा है या नहीं कटा हुआ। अगर टैक्स कट गया हुआ तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। फिर कहता है जी रेवेन्यू बिजनेस का 40 लाख उसका आ गया रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई उसकी। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का नोट लिखा हुआ है। डोनेशन, उसने डोनेशन पाकिस्तान से, ये डोनेशन तो पहले है कि इसको गलत है, ये इसके ऊपर हम कमेंट कर देंगे कि ये चीज उसने गलत की हुई है। टैक्सेबल इनकम वो बता रहा है जी उसकी फॉरेन सोर्स इनकम। अब उसने हरकत क्या की है कि जो उसका लॉस आया ना उसने सैलरी में से उसको एडजस्ट कर दिया हुआ है। तो सैलरी में से तो कोई लॉस भी एडजस्ट नहीं हो सकता। तो एक गलती हमें ये नजर आ रही है, एक गलती हमें ये नजर आ रही है। ठीक है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस कहता है जी सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरीज ऑफ 840 पे टू 2 एम्प्लॉइज इक्वली इन कैश विद होल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड एज रिक्वायर्ड। तो कहता है जी 2 एम्प्लॉयज को उसने सैलरी दी है इन कैश। ठीक है। तो ये गलत है। तो सबसे पहले तो इसको ऐड बैक कर देंगे, यानी उसने एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो किए हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर भी हम कमेंट करेंगे। अब यहाँ पर रिवाइज कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ कमेंट करने हैं कि इसने गलत क्या किया और ठीक क्या किया। तो इसको भी हम कह देंगे कि इसने गलत किया हुआ है। 6 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी विच वाज कंडक्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ये भी बता देंगे कि फिजिबिलिटी स्टडी हमारा सेक्शन 25 में प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है और इसको अमोर्टाइज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर गलत है। डोनेशन ऑफ 600,000 was paid to charitable hospital in Pakistan and 250 was paid to non-profit organization USA। उसमें हम बता देंगे कि ये जो 6 लाख रुपया है उसने, इसके ऊपर उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर उसको सिर्फ सवाब ही मिल सकता है, इसका उसको कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं था, आसान था। इसका जरा सोल्यूशन एक दफा देख लें ताकि मुझे पता चल जाए कि सैलरी के ऊपर क्या हुआ इसका।
क्वेश्चन है जी 16.18। 16.18। Foreign source income is exempt inter alia for returning expatriate. Mr. A is a returning expatriate because he was not resident in any of the four preceding four tax year। यार ये बात गलत नहीं है, या मैं इसको गलत पढ़ रहा हूँ, मेरे से कोई गलती हो रही है। ओए होए 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 होए, हम पता क्या गलती कर रहे हैं, बताओ भी क्या मैं गलती कर रहा हूँ इसको पढ़ते हुए। नहीं जी, बताओ मैं क्या गलती कर रहा हूँ इसको, मैंने इसको क्यों रेजिडेंट कह दिया। मुझे काम पे लगा के सो गए भाईजान आप। सर बैठे हैं। बैठे क्या कर रहे हैं आप। तो भाई सर देखो मैं क्या कर गया हूँ, ये देखो वो मार्च में है, मार्च अप्रैल मई और जून, यहाँ तो साल खत्म हो गया था। आगे जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये उसके यहाँ पर बनते हैं मार्च के 21 दिन, मार्च अप्रैल मई एंड जून। तो इस साल का भी वो नॉन रेजिडेंट हो गया, और फिर उसके जो है वो जुलाई अगस्त और सितंबर, यहाँ का भी वो नॉन रेजिडेंट है, तो पिछले 4 साल में वो नॉन रेजिडेंट है। तो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट जो है वो उसकी ये वाली इनकम भी एग्जाम्प्ट होनी चाहिए। तो पहला आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे, एक इसके ऊपर भी कमेंट करेंगे कि जनाब वो चूंकि पाकिस्तान में रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है एंड इट इज अज्यूम दैट ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सो दिस इनकम शुड बी एग्जाम्प्ट। पहले आप इसको बताएंगे दिस इनकम शुड बी एग्जाम्प्ट। दूसरा आप ये बताएंगे कि इन सैलरी एंड एडमिन एक्सपेंसेस, फिर आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे द सैलरी पेड इन कैश is not allowed. The salary is up to may be paid up to 32,000 per employee per month can be paid through cash, and this salary exceeds the limit, so it is not allowed as an expense। Then फिर कहते हैं जी 6 लाख रुपए, आप कहेंगे the 600,000 paid for the feasibility study is a capital expenditure under section 25, अगर आपको याद है तो, and it should be amortized as per the rule, ये होना चाहिए। फिर आप बताएंगे कि डोनेशन इज नॉट अ डिडक्टिबल एक्सपेंस, रादर डोनेशन पेड टू चैरिटेबल हॉस्पिटल इन पाकिस्तान if it comes under the if it is an approved charitable institution, right, or it is listed on the 13th schedule of the income tax ordinance, then the tax credit shall be calculated on this amount। However, the donation paid in USA is not allowed। ठीक है, ये आप इसमें बता देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें फिर मुकम्मल हो जाएंगी। एंड फिर आप ये बताएंगे इसके ऊपर द गेन द लॉस फ्रॉम द पाकिस्तान सोर्स इनकम इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द हेड सैलरी, सैलरी के अगेंस्ट वो एडजस्ट नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर पूरे नंबर मिल जाएंगे, 8 नंबर मिल जाएंगे। हाँ जी, ये गलती मैंने की थी कि मैं उसमें टैक्स ईयर जल्दी में गलत ले गया। ये लिबास एंड कंपनी है जी, एक एओपी है, 16.7 है। इसमें देखिएगा लिबास एंड कंपनीज एंड एओपी विद 3 मेंबर्स, सबा जुनेद एंड अकरम। रिक्वायरमेंट देखते हैं, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एओपी एंड सबा फॉर टैक्स ईयर 2025। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करना चाहिए।
ड्यूरिंग द टैक्स द ईयर एओपी अर्नड, अच्छा इनकी रेशियो है जी आपकी 1:1:2, तो इसका मतलब क्या है, तो ये कितनी हो गई 4, तो सबा की हो गई 1:4, जुनेद की हो गई 1:4 और अकरम की हो गई 2/4, इनकी ये रेशियो आ गई। अर्नड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 85 लाख रुपए उनका प्रॉफिट है फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल बिजनेस दैट इज ट्रेडिंग ऑफ गारमेंट्स। In addition, AOP is also involved in purchase and sale of following securities listed on Pakistan Stock Exchange. Detail of purchase and detail of sale. नेम ऑफ इन्वेस्टी कंपनी है जी एक्स, यानी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है, PBP, और ये सारी लिस्टेड है। नंबर ऑफ शेयर हैं जी 2 लाख, प्राइस पर शेयर है जी 2 लाख, ये उसकी प्राइस थी। यकम दिसंबर अक्टूबर 2021 में बाय की है। ठीक है, हमारा सिक्योरिटीज का रूल ये था कि अगर सिक्योरिटीज 1 जुलाई 2024 से पहले बाय की जाएगी तो उसके रेट्स दो होंगे। अगर 1 साल के अंदर अंदर आपने डिस्पोज ऑफ की है तो 15%, और अगर आपने 1 साल के बाद की है तो 15%। और वो सिक्योरिटीज जो 30 जून 2013 तक बाय की गई थी उनका रेट 0% होगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। और अगर सिक्योरिटीज उसके बाद की गई हैं तो उनका एक ही रेट है 15%। ये मैंने आपको समराइज कर दिया जो मुझे याद है। आपने इसको सेल कर दिया जी 29/6/2025 को, नोट पढ़ना पड़ेगा। सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ दीज शेयर्स वर क्रेडिटेड टू एओपीज बैंक अकाउंट ऑन 2/7। देखें जी, हमारी यहाँ पर क्रेडिट हुई है लेकिन हमने तो बेच दी है ना, तो कैपिटल गेन एक्रूवल बेसिस पे चलता है। तो हमारा गेन कितना हो गया, 200 रुपए के हमने बाय किए थे और 225 के हमने 2 लाख शेयर बेच दिए हैं, तो इसका गेन आपका आ जाएगा 2 लाख इंटू 200, इंटू 200 माइनस 200, ये करेंगे 25 रुपए का गेन आपकी सिक्योरिटीज में चला जाएगा। और ये 1 दिसंबर 2021 में है, राइट। तो इसका होल्डिंग पीरियड देखें कितना बनता है, 21 से 25 का है ना, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है 12.5% टैक्स लगना चाहिए इनके ऊपर, 12.5%। पहले आप इसको इनकम में ऐड करेंगे फिर माइनस करके सेपरेट ब्लॉक में टैक्स लगाएंगे। PBB, उसमें से आपकी सिक्योरिटीज जो है वो 55,000 आपने बाई की हैं 18/8/2022 को, और कुछ की हैं 10 यकम 2023 को, और 20/12/2024 को आपने बेच दी हैं 1 लाख सिक्योरिटीज। तो गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइफो के ऊपर देखें कॉस्ट कैसे आएगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले 55,000, ठीक है, उसको लेंगे और यहां से भी 55,000 लेके उसका गेन आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, समझ आ रही है, 55,000 और यहां से भी 55,000, तो उसमें आपको गेन कितना आएगा 55,000 में से, 180 माइनस 145 मल्टीप्लाइड बाय 55,000। ये कीजिएगा, ना समझ आई फिर मैं करवा दूंगा। दूसरी है जी हमारी बाकी के बच गई 1 लाख में से 45,000, तो वो है हमारी 150 पे, उसका गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 180 माइनस 150 इंटू 45,000। तो ये हमारे दो गेन इसके अंदर वो आ जाएंगे अलग अलग। फाइफो पे चलना है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। 15/2/2025 को सिक्योरिटीज बाय, अच्छा इनका भी होल्डिंग पीरियड जो है जी वो 1 साल से ज्यादा ही है, लिहाजा इनके ऊपर भी हमें 12.5% ही लगेगा। सोल्यूशन भी देख लेते हैं। ये जो 15/2 को बाय की गई हैं ये वाली सिक्योरिटीज है, ठीक है, 30 जून यकम जुलाई 2024 के बाद वाली है। ये हमने प्राइस थी जी हमारी 86, बेची है 78 में, इसमें हो गया हमें लॉस। तो आपका जो लॉस है वो दूसरी सिक्योरिटीज में एडजस्ट हो सकता है, सिक्योरिटीज का लॉस सिक्योरिटीज में एडजस्ट हो सकता है। कहते जी इग्नोर करें। आगे है जी अदर इंफॉर्मेशन सबा की, ड्यूरिंग द अर्नड 1.5 लाख बाय वर्किंग एज फ्रीलांस फोटोग्राफर है सबा रिसीव फ्रॉम जफर इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ लोन, द लोन was provided on first at 10% interest. Sabah received this from Zafar
in full settlement of a loan. The loan was provided on first at 10% annum interest through proper banking channel. फ्रीलांसर उसको जो है वो मिला है, जफर से उसको लोन लिया है 1 जुलाई को। लोन लोन का लेना कहाँ कहाँ टैक्सेबल होता है? ये जफर कौन है? जफर कौन है? ऊपर को जफर की इंफॉर्मेशन है। जफर कोई भी हो सकता है, पता नहीं अब कौन है जफर। द लोन वाज प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2024 एट 10% पर एनुअल इंटरेस्ट थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल। फुल सेटलमेंट ऑफ अ लोन, इसकी तो कोई मुझे समझ नहीं आ रही कि लोन का लेना तो किसी जगह नहीं जाएगा। द लोन वाज प्रोवाइडेड, हाँ इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो सकता है कि सबा ने रिसीव किया है 11 लाख रुपया, उसने लोन दिया हुआ था 1 अप्रैल 2025 को। हमारा टैक्स ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक। तो 1 अप्रैल को उसको रिसीव हुआ, 1 अप्रैल 2025 को उसको पैसे मिल गए 11 लाख। उसने लोन दिया था 1 अप्रैल 2024 को। यहाँ उसने लोन दिया था 10% इंटरेस्ट के ऊपर। 1 अप्रैल 2024 को, तो अप्रैल मई और जून, हमारा लोन कितना आ गया था इसमें? जून जुलाई 3 माह ये निकाल दें तो 3 माह का था, तो 11 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, तो ये उसका इंटरेस्ट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये था। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन मैं इसलिए देख रहा हूँ ताकि हम इसको जरा देख लें कि कोई जो कैलकुलेशंस होनी है उसमें कोई गलती ना हो। लिबास एंड कंपनी है जी, बिजनेस इनकम उसकी 85 लाख रुपया है। एक्स के है, सेल प्रोसीड है जी हमारी 2 लाख की, 225 की, और कॉस्ट है उसकी 2 लाख की। तो बिल्कुल ये हमने कर लिया। आप, मैंने बताया ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 लाख को लिख के मल्टीप्लाई कर दे 225 माइनस 200। शुक्र अल्हम्द। जी, आमिर मौजूद हो के नहीं? गेम खेल रहे हो? सर बैठा हूँ बैठा हूँ। क्या बात है। फिर उसके बाद था जी बीबी पीबीबी लिमिटेड वर्किंग। फाइफो बेसिस पे हमने करनी थी, 1 लाख शेयर्स बेचे थे, तो वही मैंने आपको बता दिया कि 55,000 शेयर्स। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं -145 के साथ, पहले 55,000 शेयर यूज करके, तो ये इनकम आ गई। फिर 45,000 शेयर्स, सेल प्राइस -150 का कर लें, फिर ये आ गई। इसमें हमें लॉस हो गया, तो लॉस को हमने क्या कहा है? सिक्योरिटीज का लॉस 37A का सिक्योरिटीज के अंदर एडजस्ट हो सकता है, तो एडजस्ट किया तो हमारे पास ये गेन आ गया। कैश लोन फ्रॉम मिस्टर ए इमरान, ये कहाँ से आ गया भाई? इसमें कैश लोन हम कहाँ भूल गए हैं? आप क्वेश्चन को बहुत तेजी से नहीं पढ़ रहे, कहाँ से कैश लोन आ गया? सर ये नोट बी के अंदर है सर। हम्म, ड्यू टू द, नोट अच्छा बी के। वो मैंने पढ़ा है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द फंड फॉर मेकिंग दिस परचेज, एओपी बोरोड इन कैश फ्रॉम इमरान हु इज द बिजनेस ऑफ लेंडिंग मनी एट द रेट ऑफ 15% जो है, तो उन्होंने उससे लोन बोरो कर लिया है 15% के ऊपर। ठीक है, इन फंड्स को मेंटेन करने के लिए। ये पॉइंट बी का था इसका। अच्छा, इसके ऊपर फिर हमें ये जो हमने लोन के ऊपर पेमेंट की है ना, 15/2/2024
25 का, ये इंटरेस्ट भी हमें अलाउ होना चाहिए, यानी 5 मिलियन इंटू 15%। इसका जो है ना, इन मल्टीप्लाइड बाय वो जो टाइम बनता है, उसके साथ हमें इसका इंटरेस्ट भी इसकी कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। इसकी जो प्राइस है ना इसकी, इसके अंदर हमें इसको भी ऐड करना चाहिए। ये है। सर लेकिन लेकिन उसने ये तो बताया नहीं कि हमने कितने पैसे डाले हैं शेयर की प्राइस में, लोन के पैसे कितने और हमारे अपने कितने। हाँ, ये भी वो नहीं बता रहा ना। लेकिन इसकी प्राइस बनती कितनी है, ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि उसने ये भी नहीं बताया कि शॉर्टेज ऑफ फंड की वजह से क्या है। लेकिन हम अज्यूम तो कर सकते हैं ना सारे का सारा। देखें, 150 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 86 के साथ, तो क्या आंसर आता है आपका? सर ये आता है 12.9 मिलियन। 12.9 मिलियन ये आता है ना। तो हमें 12.9 मिलियन इंटू 15% सारा ही अज्यूम कर लेना हम उसके अंदर। सर 12.9 मिलियन है, ये 1.29 मिलियन लिख दिया। 12.9 मिलियन है। हाँ जी। अच्छा। तो क्या हो गई मीटिंग में आप? 12.9 मिलियन, 12.9 मिलियन है, तो फिर पूरे का आ जाएगा ना इसका। 5 मिलियन इंटू 15% इंटू, तो इसमें हमने 15 दो को बाय किए हैं ना, और बेचे हैं हमने 15 3 को। तो एक माह का इंटरेस्ट ले लेना चाहिए इसके अंदर कॉस्ट। ठीक है ना, 1/12 तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। ये है। लेकिन ये कह रहा है कि हु इज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग मनी। ये इसने कहा वह जी कैश इमरान से लिया है उन्होंने, जबकि लॉ ने कहा है कि अगर किसी का कारोबार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, मेरा ख्याल लिखा हुआ है, एक मिनट जरा उसको दोबारा रिकन्फर्म कर लें। आज मैं करवाते हुए अज्यूम कर रहा हूं कि आपको मेरी बात की समझ आ रही है। वो चैप्टर था हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, ये। हाँ, ये देखिएगा, any amount received as a loan, advance, deposit for insurance or gift by a person for not being a banking company or financial institution। हाँ, ये इमरान तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है ना, तो लिहाजा सही किया हुआ है कि उसको ऐड बैक कर दिया गया है। ठीक है, ये ऐड बैक होना चाहिए। यहाँ मुझे सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमें जब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए कॉस्ट में प्लस हम कर दें 5 मिलियन इंटू 15% इंटू 1/12, वो भी ऐड कर दें कॉस्ट में, तो फिर ये आंसर चेंज हो जाएगा। कैश लोन फ्रॉम मिस्टर इमरान वो ऐड कर दिया हमने, लेस कैपिटल गेन एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, हमारे पास वो आ गया 7.7। वो जो पहले अमाउंट ऐड की थी, ये हमने पहले ऐड की थी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और बाद में लेस कर दी। तो 13 मिलियन उसकी आ गई टैक्सेबल इनकम ऑफ द एओपी। अब 13 मिलियन आ गई ना, तो इसके ऊपर 10% सर चार्ज भी लग जाएगा, क्योंकि 10 मिलियन से बढ़ गई है ना ये अमाउंट। तो उसके बाद हमारे पास आ गया जी 16। ये आप इसको करेंगे जैसे मैं करता हूँ,
16,10,000 प्लस 45% ऑफ द अमाउंट 13.5 मिलियन माइनस 5.6 मिलियन, तो आपकी ये अमाउंट आ जाएगी। तो प्लस इसका 10% आप जो है उसी टैक्स लाइबिलिटी का 5,165, उसका 10% ये भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये उसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अच्छा, आपने एग्जाम के अंदर ये वाली डिविजिबल इनकम लेनी है एज पर आई कैप, ठीक है, ये नहीं आपने लेनी, बस ये टैक्स आ गया इसका। तो टैक्स लाइबिलिटी आ गई उसकी, ये वाली इनकम आ गई। टैक्स ऑन कैपिटल गेन 12.5% मैंने आपको बताया था, वो ऐड करेंगे तो टैक्स एओपी का ये आ गया। टैक्सेबल इनकम ऑफ सबा आ गई, उसकी 15 लाख रुपया था, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम उसकी सबा के पास थी, वो मैंने आपको बताया था कि आप उसको कर लेंगे अच्छा, इसमें ऐड था, वो भी आ गई उसकी। शेयर फॉर द पर्पस ऑफ दिस, हम जो है वो डिजिबल इनकम को ये नहीं लेंगे, हम लेंगे 13.5 मिलियन इंटू 1/4, यहाँ पर फर्क आ जाएगा हमारा। अच्छा, आपको पता है कि ये इंटरेस्ट इनकम यहाँ खालिद साहब ने क्यों एनटीआर में ली हुई है, जबकि इंटरेस्ट इनकम तो जाती है उसमें एफटीआर में, ठीक है। क्योंकि आगे जो बंदा है वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है। बहरहाल ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इस क्वेश्चन को जरा तसल्ली से देखने की जरूरत है कि वो साहब जो है वो एक विद होल्डिंग एजेंट नहीं है। तो प्रॉफिट ऑन पीएलएस अकाउंट है, ये प्रॉफिट ऑन पीएलएस अकाउंट नहीं है। ये जो प्रॉफिट आपको मिला हुआ है ना, दिस इज नॉट ऑन पीएलएस अकाउंट, ये वो नहीं है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था कि हम उसका 35 लाख का पहले टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम करेंगे फार्मूला, वो देखिएगा, टैक्स ये वाला डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल इनकम जो थी, ये इसका टैक्स आ जाएगा। ये एक अच्छा एक्सक्यूज क्वेश्चन मी था सर। जी। सर जब हमने जो इंडिविजुअल की इनकम कैलकुलेट करने लगे हैं, तो जो एओपी से इनकम आई थी वो टैक्स से पहली वाली इनकम क्यों लिया, टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट क्यों नहीं लिया? असल में ना इसमें एक जजमेंट थी, खालिद साहब उसको फॉलो करते हैं। कौन अरहम बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है? अर्शमान बात करूं सर? अर्शमान, हेलो, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं ना क्लास से गया मैं, ठीक है जी। अर्शमान, जी सर। अर्शमान ये पूछ रहा है कि जो हमने मेंबर्स के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है वो कौन सी होती है। तो उसका जवाब ये है कि एक पुराना एसआरओ था जिसको खालिद साहब जो है ना वो उसको फॉलो करते हैं, उसके अंदर ये था कि मेंबर्स को फायदा देने के लिए जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से टैक्स को माइनस कर दें, यानी टैक्सेबल इनकम आफ्टर टैक्स लें और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमारे ऑर्डिनेंस में मुझे ये कहीं चीज नहीं मिली, ये बात मेरी खालिद साहब से डिस्कस हुई थी, उन्होंने कहा पहले भी ली जा सकती है। देखें प्रैक्टिकली जब हम जाएंगे तो हम इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, उस एसआरओ को ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल एग्जामिनर अपने सॉल्यूशंस के अंदर और आई कैप की किताब के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये है कि वो जो टैक्सेबल इनकम आएगी ना आफ्टर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, आप उसको कैलकुलेट करेंगे। टैक्सेबल इनकम आफ्टर बिफोर आफ्टर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ज़कात वगैरह को सबको माइनस करके उस इनकम को आप मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मैंने आपको तरीका भी बताया हुआ है कि अगर साल के दौरान मेंबर्स को कुछ एक्सपेंसेस दे दिए जाएं, उनके बिजली के बिल, उनके सुई गैस के बिल, तो वो पहले माइनस किए जाएंगे, वो जो बाकी अमाउंट बचेगी वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये मैंने बात बताई थी। तो इसलिए पहले हम टैक्स कैलकुलेट करें, उसको माइनस करें, फिर उसकी एसआरओ का रेफरेंस दें तो जान छुड़वाएं। हम सिर्फ रेफरेंस एग्जाम में मैक्सिमम ये दे सकते हैं एज पर सुजेस्टेड सॉल्यूशन ऑफ आई कैप, बस, तो बात खत्म हो जाएगी हमारी। एक तो स्टेप एक आसान हो जाएगा
दूसरा जिंदगी भी आसान हो जाएगी, हमें एग्जामिनर के साथ हम मैच कर जाएंगे, ये इसलिए मैं करवाता हूँ। सही है। जी सर। सर जरा काइंडली एक दफा स्क्रीन शेयर करेंगे जहाँ पे आपने कोई सोल्यूशन दिखाया है। ये है। अच्छा सर, अगर हम एओपी की जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और जब उसकी इनकम को इंडिविजुअल में ऐड कर रहे हैं तो हम टैक्स नहीं उसको काट रहे, हम एज इट इज उसमें ऐड कर रहे हैं। तो क्या आप। जब हम सबा की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे हाँ तो जी। हम एओपी का शेयर डाल के पहले एओपी के इंक्लूड करते हुए हम उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसकी परसेंटेज लगा के दोबारा जो प्रीवियस वाली इनकम थी एओपी की ऐड करने से पहले वाले पे हम वो रेट लगा देंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर देख। लेकिन फिर इस केस में जो एओपी की इनकम है उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही नहीं इधर इस कंप्यूटेशन में, मतलब वो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी एक तरह से। नहीं बेटा, हाँ एग्जाम्प्ट ही होती है ना। आप सही कह रहे हैं, यही मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि एओपी की इनकम बेटा होती एग्जाम्प्ट है। सर लेकिन फिर उसके ऊपर ना एओपी में टैक्स लगा है ना इधर टैक्स लगा है। क्यों नहीं एओपी को टैक्स लगा, ये देखे ना। एओपी की इनकम कितनी थी, 13.5 मिलियन। तो उस पे हम जी ये सर। टैक्स है ना, एओपी टैक्स दे रही है ये वाला। प्लस अपनी वो जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है उसको भी हमने ऐड किया। तो एओपी तो बेटा आप देखें अपनी अच्छा खासा 65 लाख रुपए टैक्स दे रही है अपनी उस इनकम के ऊपर, एओपी क्यों नहीं दे रही। ठीक है सर। एओपी तो बेटा टैक्स दे रही है इस इनकम के ऊपर। उसका नॉर्मल टैक्स ये बन रहा है और सेपरेट ब्लॉक का ये टैक्स ऐड करने के बाद ये आ रहा है। सभा के साथ ये होगा कि हम यहाँ पर अपने लिए 13.5 मिलियन का हम 1/4 लेंगे और उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। असल में सभा की टैक्सेबल इनकम ये वाली है, ये इनकम उसकी एग्जेम्प्ट है। अब हमारा आंसर जाहिर बात है चेंज होगा, ये उसकी क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम है ये वाली। लेकिन शेयर फ्रॉम एओपी है एग्जेम्प्ट, लेकिन हम ऐड करते हैं, फिर इस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, इसका टैक्स आ गया ये वाला। अब हम क्या करेंगे, हम असल में टैक्स हमें इसी पे ही लेना है, लेकिन हम करेंगे क्या, टैक्स इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, और मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी नॉर्मल जो टैक्सेबल इनकम है विदाउट शेयर फ्रॉम एओपी। ठीक है, तो यहां पर आपको वही फॉर्मूला नजर आ रहा है कि टैक्स, ये वाली अमाउंट नजर आ रही है डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, तो एवरेज टैक्स आ गया। तो असल में यही अमाउंट है जिसपे आप टैक्स देने जा रहे हैं, ये देखें। लेकिन जाहिर बात है कि स्लैब रेट बहुत चेंज हो जाता है ना उसकी वजह से, वो किसी बड़ी स्लैब में फॉल कर जाता है, ये देखिए। ठीक है सर। ठीक है, तो दो कंफ्यूजन आपकी मैंने दूर की हैं कि एक तो आपने डिविजिबल इनकम नहीं लेनी, डिविजिबल इनकम आपने ये वाली लेनी है बिफोर टैक्स। ठीक है। दूसरा, जब शेयर फ्रॉम एओपी आपने फिर पिछला क्वेश्चन किया है, मुझे अब ये शक है कि आपने पिछला क्वेश्चन नहीं किया। पीछे मैंने 2-3 क्वेश्चन शेयर फ्रॉम एओपी के करवाए, बल्कि इससे भी ज्यादा करवाए। सब में एक ही फिलोसफी, यही फिलोसफी चल रही थी, या आपने गौर नहीं किया इस पॉइंट के ऊपर। सर नहीं, मेरा नेट खराब था 2-3 दिन से, ये पिछले नहीं, दिनों वो इससे सही मैं करवाया था। महीने का ये टॉपिक चल रहा है, ये तीसरा हफ्ता है जब तक मैं शेयर एओपी को डिस्कस करता जा रहा हूँ। सर तो वो इसको, उन्हीं दिनों में मिस हुआ होगा वरना मैंने लेक्चर लिए सारे। जी ठीक है, वेल डन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें जो चीज मिली थी, देखें क्वेश्चन करने के बाद आप देखें कि इस क्वेश्चन में एक तो उसने बिजनेस इनकम दी थी, उसने लोन भी दे दिया, लोन के ऊपर उसने इंटरेस्ट भी दे दिया। तो क्वेश्चन में गुम होके जरा थोड़ी सी जल्दी में, जैसे मेरे से भी उजलस में गलती हो रही है, गलती हो जाती है, लेकिन अगर आप तसल्ली के साथ उसको करेंगे तो चीजें अपनी अपनी जगह पर बैठना शुरू हो जाती। ठीक है ना। आपने टोटल इनकम का वही फ्लो आपने बनाना है अपने जहन में कि आपने सबसे पहले एग्जाम के अंदर टोटल इनकम तक पहुंचना है, फिर सोचना है कि यार इसके ऊपर कहीं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, ज़कात है, कहीं गिवन है, उसको माइनस करें। फिर आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम, फिर उसमें शेयर फ्रॉम एओपी अगर मौजूद है तो वो ऐड कर दें, और फिर आप एवरेज टैक्स की तरफ चले जाएं। अगर शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है तो आप एवरेज टैक्स की तरफ नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद आप वो उसी तरह सोचेंगे कि फुल टाइम टीचर है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, डोनेशन है, कोई ऐसी चीज मौजूद है नहीं है, तो कंक्लूड करें। फिर आप उसमें सेपरेट ब्लॉक को ऐड करेंगे।
ठीक है, इससे पहले आप मिनिमम टैक्स को भी देख सकते हैं। फिर उसमें से आप क्या करेंगे, सारे सेपरेट ब्लॉक को ऐड करने के बाद एडवांस टैक्सेस सारे माइनस करेंगे। जितना क्वेश्चन तसल्ली के साथ करेंगे उतना क्वेश्चन जो है ये आसानी से हो जाएगा। जी बताइएगा। देखें, ये बिजनेस के अंदर वैरायटी है, अगर आप इन चीज़ों को तसल्ली से करेंगे। देखें ना, इसकी नेचर डिफरेंट लग रही है, इसके अंदर उसने मुख्तलिफ प्रोविजंस को चेक किया है। सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। अब अगर मेज का आ जाए, ये मेरा ख्याल मेज का मैंने कर लिया हुआ है, एम मिस्टर ए एंड जी, ये कर लिया था ना 2019 का। यहाँ पर भी कैपिटल गेन आ रहा है हमारे पास। दिस वन, सलीम वाला भी। चलें, रिवीजन में भी मैं मजीद कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको इसमें आप अपनी प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर मजीद मैं आपको क्वेश्चन इसमें से भी करवा, मिस्टर कतील वाला भी मेरा ख्याल कर चुके हुए हैं। ये कौन सा था? ये भी हाँ हाँ, आतिफ असलम वाला भी कर चुके हुए हैं। एक क्वेश्चन इस 10 11 पॉइंट, ये वाला, इसमें आपने क्वेश्चन पूछा था स्पेकुलेशन का। एक कुछ स्टूडेंट ने मेरे से भी क्वेश्चन पूछा था। जी, किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि सर इसके अंदर ये जो है 11 वाला 16 पर लॉन्ग ट्रेडर वाला जो क्वेश्चन है, इसको जरा बता दीजिएगा। अच्छा जी, इसके अंदर इन्होंने ट्रेडिंग और उसकी अपोर्शनमेंट का कोई बात की है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या था। ये मैंने करवाया था या नहीं करवाया था, पहले ये बताइएगा। हो गया है सर, ये 16.11 से ऑनवर्ड अब सब हो गए हैं। अच्छा चले, मैं इसका सोल्यूशन फिर देख लेता हूँ। 16.11 का ये मेज का बेटा मुझे बता देना जहां पर इशू हो। नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स हमें गिवन है। एडजस्टमेंट ऑन अकाउंटिंग मेथड को हमने किया था। क्लोजिंग स्टॉक का ये तरीकेकार हम कर चुके हैं कि आपने जो प्राइम कॉस्ट जो है आपकी, वो इनकम ट्रीट की जाती है ना। हमने कहा था जो चीज़ गलत है उसको रिवर्स डालें, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, आपके प्रॉफिट में ऐड हुआ होता है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक जो था प्राइम कॉस्ट पे था इस क्वेश्चन में, उसको हम माइनस करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो जो डिफरेंस आया वो प्लस में आ गया, तो वो हमने ऐड कर दिया। कॉस्ट ऑफ मशीनरी चार्ज इन द अकाउंट, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो भी हमने ऐड बैक कर दिया। सैलरी टू पार्टनर्स वो भी गलत है, ऐड बैक कर दी। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो हम यहाँ तक आ गए। इनिशियल अलाउंस, फिर हमने कहा डिप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस, मशीनरी के ऊपर इनिशियल अलाउंस जो था उसको हमने क्या किया, माइनस किया इनिशियल अलाउंस। टैक्स डिप्रिसिएशन हमने मशीनरी पे चार्ज की। उसके बाद सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन की। इंटरेस्ट इनकम हमने
उसमें कहीं दी होगी कि ऐड है, तो वो भी हमने क्या कर दी, इसमें से लेस कर दी। तो इस अमाउंट को लेस करने के बाद हमारे पास बिजनेस इनकम आ गई, दिस वन। इसमें बेटा स्पेकुलेटिव इनकम कहाँ पर है, मुझे नजर नहीं अब आ रही। ये 16.11 ही है जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, 16.6 देखी जा रहा हूँ। 16.11 बार वाला, ये लॉन ट्रेडर का। इसके अंदर हमारे पास जी क्वेश्चन 16.11, ये मेरे पास गलत क्यों आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ठीक देख रहा हूँ, उधर मैं गलत देख रहा हूँ। Lone trader, a sole proprietor, is engaged in the business of buying and selling of maize and wheat in bulk. Following information is extracted from LT's record for the year ending 31. Wheat sold to food companies in Punjab amounting rupees 13 million. The sale was made after allowing discount of 680 to some of the new customers. The gross profit margin is 25% on ग्रॉस सेल। ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बजाय उसने कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट देता, उसने आपको रेशो दे दी है ताकि आप खुद उससे ग्रॉस प्रॉफिट पर पहुंच जाएं। LT paid 6 lakh to a research institution for the development of a formula which is likely to improve the quality of wheat it purchases from the growers। रिसर्च इंस्टीट्यूशन को उन्होंने कहा कि एक फार्मूला जो है वो दिया है। ठीक है, अब इसको देखना पड़ेगा कि ये जो फार्मूला है वो क्या होगा। अगर तो हम इसको इनटेंजिबल लें फार्मूले को, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेक्शन 24 के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, तो फिर हम इसकी अमोर्टाइजेशन लेंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि हम इसको रिसर्च एक्सपेंडिचर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ रुझान जा सकता है कि अगर तो ये रिसर्च एक्सपेंडिचर है, हमने रिसर्च के लिए ऊपर जो किए हुए हैं उसकी लाइफ उसने कुछ नहीं बताई, तो हम इसको डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं दोनों सूरतों में कि ये हमारा बिजनेस का रिसर्च एक्सपेंडिचर है। In August, LT signed a future contract with Mubarak Enterprises for the purchase of 500 metric tons of maize at rupees 15,000 per metric ton. The delivery was expected to be made in October. ME also agreed to repurchase the entire lot at a price prevailing on that day. अब इसके अंदर उसने जो उससे 500 टन की थी 15,800। अच्छा, नीचे आते हैं। इन अक्टूबर द प्राइस ऑफ मेज वाज रेज टू दिस पर मेट्रिक टन एंड LT सोल्ड द एंटायर लॉट टू ME विदाउट टेकिंग द डिलीवरी। तो ये हमारी कहाँ चला गया, स्पेकुलेशन के अंदर सेक्शन 19 में चला गया। तो हमें गेन कितना हुआ, 18,240 माइनस 15,800 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आ गया जी 500। तो ये हमारा स्पेकुलेशन के अंदर चला गया। LT incurred expenditure in respect of the above future contract, ये तीनों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की आ गई। Admin selling and distribution expenses amounting rupees 25 lakh, these include a penalty of 45,000 which was imposed due to the late payment of sale on। तो हमारे एडमिन एक्सपेंसेस कितने आ गए, 25 लाख माइनस 45,000, ये तो आपने सेल्स टैक्स की वायोलेशन की है, तो ये आ जाएगा 24,55,000 रुपया, ये आपके एडमिन एक्सपेंसेस आ गए। अब ये क्वेश्चन और भी मैंने बेटा करवाया जिसके अंदर कि हमने इसको अपोर्शनमेंट की थी। तो अब इसकी जो नॉर्मल सेल होती है हम, ठीक है, नेट सेल के ऊपर इसकी जो सेल है स्पेकुलेशन की और सेक्शन 18 की जो सेल है उसकी रेशो के मुताबिक इसको हमें अपोर्शन करना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 13 मिलियन है जी हमारे पास नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेशन का है हमारे पास। इसको जरा कैलकुलेट कीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर, मैं ये मोबाइल ही निकाल लेते हैं। ग्रॉस सेल हमारी उसकी
कितनी थी? 18,240। 18,240 दरबे 500, तो ये उसकी आ गई 18,240 इंटू 500। तो ये हमारे स्पेकुलेशन की आ गई, ये इसकी आ गई। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट उसके बाद कहता है जी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ दी सेल। 3 4। तो इसका अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उसने लिया है तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? इसका 25% ये आ गया। डायरेक्ट रिसर्च एक्सपेंडिचर उसने सेक्शन 26 के अंदर इसको भी माइनस कर दिया, और इसके भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स माइनस कर दिए। इसका ग्रॉस प्रॉफिट भी उसने ले लिया। अलग अलग भी आप कर सकते हैं। कॉमन एक्सपेंडिचर 24 आ गए। इसकी अपोर्शनमेंट आप पूछ रही हैं। अब जरा देखिएगा कि इसकी जो सेल है, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो बनती है हमारे पास 9120 प्लस 13,680। ये बन जाती है हमारे पास सेल 22, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट आंसर आता है? 9120 डिवाइडेड बाय 22,800। तो 40% हमारा इसकी सेल है और 60% इसकी सेल है। तो इसका 40% इधर जाना चाहिए। 2455,000 इंटू 0.4। तो ठीक है बेटा, ये देखें इसका 40% इस अमाउंट का इधर आ गया, और इसका 60% जो था वो इधर आ गया हुआ। और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को हमने माइनस किया इसके, और इसके भी, तो ये इसका गेन आ गया। जी। जी वेल डन। जी बेटा, अभी आप देखें कि जो चैप्टर 16 है इसके अंदर वैरायटी मौजूद है। तसल्ली के साथ सारे क्वेश्चंस को देखें। आपके पास जहां कोई इशू हो आप मेरे से वो बात करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना? तो आज हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और इशू हो तो मेरे से डिस्कस कर लें। वेल स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, हमने जो है वो सेक्शन वाइज नोट्स को हमने डिस्कस कर लिया, सैलरी को डिस्कस कर लिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। अब आपने करना क्या है कि पहले बिजनेस का एरिया, स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर हम इसको कैसे करें, तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आप इसी एरिया को, पहले बिजनेस को कर लें। बिजनेस को कवर करने के बाद फिर आप चले जाएं वापसी के ऊपर, वन बाय वन चलते जाएं। आप उसके बाद कैपिटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को करें, कैपिटल गेन को करें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को करें, सैलरी को करें, चैप्टर 1 पे चले जाएं। यानी पहले आप इस तरह से आए थे ना, अब आपकी इंटेंसिटी वापस को इस तरह से होनी चाहिए, ताकि, क्योंकि स्टूडेंट की आदत होती है कि जब वो नया टॉपिक पढ़ता है उस पर जोर ज्यादा लगाता है, जो जो सफर तय होता है ना वो थकता जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटेंसिटी कम होती है। पैनिक नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह सफिशिएंट टाइम हमारे पास मौजूद है। अब बिजनेस से वापस चले, बिजनेस से लॉसेस की तरफ चलते चलते दोबारा सैलरी तक चले जाएं। तो आपका पहले यहाँ से सफर ऐसे गया, थोड़ा सा तेज हुआ, फिर अब वापस जाएंगे तो यहाँ अब स्लो होगा, आगे जाके तेज होगा। इस तरह से चीजें समरीज में आपको दे चुका हुआ हूँ, उसको जाके उसको देखें, उसको कंक्लूड करें। ठीक है? फिर इंशाल्लाह ताला हम जब जाएंगे उसमें अपने रिवीजन के अंदर, तो रिवीजन के अंदर फिर मैं ओवरऑल चैप्टर वाइज आपसे डिस्कस करनी शुरू करूंगा। चैप्टर नंबर 1 में हमने ये डिस्कस किया, चैप्टर 2 3 4 5 हम उसको डिस्कस करते जाएंगे, और साथ साथ उसकी जो पेपर्स की इंटेंसिटी है उसको देखते जाएंगे, ताकि फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इन दिनों में वो हम एड्रेस करेंगे। ठीक है जी? अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, या फिर अगर मुझे इजाज़त दें, जैसे आप मुनासिब समझते हैं। अर्शमान, आमिर, आप मौजूद हो? जी सर। जी। अर्शमान, अब आपका कोई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ठीक हुआ है?
जी सही? सर। ओके जी, मैं यस हूँ। जी जी सर बिल्कुल। मेरा ख्याल है आपने ज्वाइन भी लेट किया था, जो मुझे याद पड़ता है। जी सर, मैं पहले आया था फिर बीच में चला गया, आप दोबारा ज्वाइन किया था। नहीं, आपने स्टार्ट से नहीं मुझे याद पड़ता है ज्वाइन किया हुआ, दरमियान में कहीं ज्वाइन किया था आपने। नहीं सर, 8:30 बजे आ गया था मैं। और एग्जैक्ट नहीं, 8:30 बजे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मेरे बैच को शुरू से नहीं स्टार्ट किया हुआ, कहीं मुझे अच्छा लगता। अच्छा, बैच की बात है। हाँ जी सर, दिसंबर में आया था मैं सर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप लेट आए थे, तो आपको लेट आने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा। नहीं नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया था मैंने। सारा वो भी कवर हो गया है और आगे भी आपने ठीक कर लिया है। जी सर। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हाँ जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लियर है। सारा क्लियर है। आप अनसीन क्वेश्चंस को देख के आप थ्योरी में कैसे हो? सर थ्योरी भी ठीक है, मैंने सेल्स टैक्स को तो अच्छा पक्का कर लिया है। और अभी इनका असेसमेंट और अपील तैयार कर रहा हूँ। डन असेसमेंट और अपील, जी बिल्कुल ठीक है। इसमें से 10 नंबर इसके बगैर तो, क्योंकि 3 चैप्टर आई के आपने अपनी किताब में दिए, में इसमें इसके बगैर तो वो पेपर नहीं बनाएगा। तो इसलिए जी उस सर। जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो अल्लाह का नाम ले। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी दरमियान में कोई क्वेश्चन हुए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं कोई क्लास कर लूँगा। वरना इंशाल्लाह आपको आपके साथ रिवीजन में आपसे मुलाकात होगी। अच्छा सर, एक सवाल था। एक ना किसी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट थी कि एक हमने नॉन फाइलर का रेट लगा के किसी बंदे का विद होल्डिंग टैक्स काट लिया, हालांकि वो फाइलर था। ठीक है। ये किसी सवाल में एडजस्टमेंट थी, तो वो रेट्स एक दफा क्लियर करने थे कि नॉन फाइलर और फाइलर के क्या हिसाब किताब है, उसको मतलब विद होल्डिंग टैक्स में क्या उनको ट्रीटमेंट करना है। नहीं, अगर हमने किसी का काट लिया है ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने किसी का रेट नॉन फाइलर का काट लिया है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। वो बंदा जो है, जो जिसने एडवांस ज्यादा टैक्स दे दिया, वो रिफंड ले लेगा जाके डिपार्टमेंट से। और अगर हमारा किसी ने ज्यादा टैक्स काट लिया तो हम जाके, जो ज्यादा होगा वही जाके आगे हम एडवांस टैक्स में लेंगे। जो एक्चुअल कटा हुआ है ना लेना, वही। जैसे आज वो क्वेश्चन नहीं किया, 10% उसका टैक्स कहीं कटा हुआ था प्रॉफिट के ऊपर, तो हमने 15% लिया, लेकिन जब एडजस्ट किया तो वो 10% ही लिया है। जी सर। ठीक है ना? और इसके अलावा हमने किसी का गलत काट लिया, टैक्स तो काट लिया है ना, ज्यादा ही काटा ना, कम तो नहीं काटा ना। तो बस ठीक है, वो हमें एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। अगर किसी ने हमारा ज्यादा काट लिया तो हमारा एडवांस बन जाएगा। टैक्सेबल इनकम हमारी नॉर्मल पे ही टैक्स होगी। ठीक है सर। और इसके अलावा कोई चीज? नहीं सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, सेटिस्फाइड है? जी जी सर। जी आमिर, आमिर भी मौजूद है। जी लगता है आमिर अभी तक सवाल कर रहा है। ओके जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अपनी इसकी प्रैक्टिस करें जिस जो पैटर्न मैंने आपको दिया है, और इंशाल्लाह फिर आपसे रिवीजन में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके सर, अल्लाह हाफिज।